यह कहानी मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में सुना रहा हूं जिसकी जिंदगी में एक दिन सब कुछ बदल गया। उसका नाम आयशा था और उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी तकदीर में क्या लिखा है। आयशा के अब्बू अक्सर कहा करते थे कि दुनिया में कुछ चीजें इंसान की समझ से बाहर होती है और हमें उन पर यकीन करना सीखना होता है। मगर आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह चीजें एक दिन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। वह इतनी पुरअसरार और गैर मामूली होंगी कि उसकी हकीकत और ख्वाब की सरहदें मिल जाएंगी। उस दिन जब आयशा के अब्बू उसे एक शाही खानदान की शादी में ले गए, उसने जिंदगी के एक ऐसे राज को महसूस किया जो हमेशा से उसके आसपास था, मगर उसने कभी उस पर गौर नहीं किया था। आयशा ने जब से होश संभाला था तब से यही बात सुनती आई थी कि उसके अब्बू एक शाही खानदान की हवेली पर नौकरी करते हैं, वहां के तमाम इंतजामात संभालते हैं और उनके जिम्मे वह तमाम काम होते हैं जो शाही जिंदगी की शानो शौकत बरकरार रखने के लिए जरूरी होते हैं। यह हवेली आयशा के लिए हमेशा एक पुरअसरार जगह रही थी, एक ऐसी जगह जहां उसकी जिंदगी जुड़ी हुई थी मगर जिसका वह कभी हिस्सा नहीं बन सकी थी। वह हमेशा सोचती थी कि आखिर वह कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं, जो दिन रात शानो शौकत में जिंदगी गुजारते हैं, जो इतने लजीज खाने खाते हैं जिनकी खुशबू अक्सर उसके अब्बू के कपड़ों में बसी होती। मगर आयशा के अब्बू ने हमेशा उसे इन बातों से दूर रखा था, जैसे वह चाहते हो कि वह उस दुनिया के करीब न जाए, उसके बारे में कुछ न जाने। आयशा 8 बरस की थी जब उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। उस दिन के बाद से उसकी दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। पहले तो उसकी अम्मी हर वक्त उसके साथ होती थी, उसके बाल संवारती, उसे खिलाती, उसके साथ कहानियां कहती और उसे गले लगाकर सुलाती थी। मगर जब वह चली गई तो आयशा का सब कुछ जैसे खामोश हो गया था। उसके अब्बू बेहद दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, अगरचे वह खुद भी इस सदमे से टूट चुके थे। तब आयशा की दादी ने उसे संभाला। वही उसे हर सुबह उठाती, उसके बाल गूंथती, उसके लिए खाना बनाती और उसे अपने सीने से लगाकर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करती थी। वह आयशा के लिए मां जैसी बन गई थी। हर तकलीफ, हर परेशानी में वह उसकी ढाल बनी रही। आयशा के अब्बू को काम से बहुत कम फुर्सत मिलती थी। वह रात को थके हारे घर आते और आते ही खामोशी से खाना खाकर सो जाते। आयशा को याद है कि वह अक्सर गहरी सोच में गुम रहते, जैसे उनके दिल में कोई ऐसी बात हो जो वह उससे छुपाना चाहते हो। आयशा उनके चेहरे पर एक अजीब उदासी देखती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछे कि वह इतने खामोश क्यों रहते हैं, या वह कौन सा बोझ है जो वह हर वक्त अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। फिर जब आयशा 15 बरस की हुई तो उसकी दादी भी इस दुनिया से चली गई। यह उसके लिए एक और सदमा था, ऐसा जैसे उसकी जिंदगी में जो आखिरी सहारा था वह भी खत्म हो गई हो। अब आयशा मुकम्मल तौर पर खुद को संभालने के लायक तो हो गई थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था जो किसी तरह भी नहीं भर रहा था। उसने अपने अब्बू को पहले से ज्यादा खामोश और उदास पाया, लेकिन एक चीज हमेशा आयशा के दिल में खटकती रही। आखिर वह जगह कैसी थी जहां उसके अब्बू काम करते थे? वह लोग कौन थे जो इतनी शानदार जिंदगी गुजारते थे? और सबसे बड़ी बात, उसके अब्बू हमेशा उससे इस बारे में बात करने से क्यों कतराते थे? आयशा को हमेशा से शौक था कि वह उन लोगों को देखे जो इतने लजीज खाने खाते हैं, जो सुनहरी बर्तनों में खाना सजाते हैं, जिनके लिबास हमेशा कीमती होते हैं, जिनके महलों में रोशनी और खुशबू हर वक्त बसी रहती है। आयशा ने कई बार अपने अब्बू से पूछने की कोशिश की कि वह उसे वहां क्यों नहीं ले जाते। वह सिर्फ एक बार ही उन लोगों को देख लेगी, सिर्फ एक बार उस हवेली के दरो दीवार के अंदर झांक सकेगी। लेकिन उसके अब्बू हमेशा उसकी बात को टाल देते। वह हमेशा कहते कि यह जगह उसके लिए नहीं है और वह वहां जाकर सिर्फ मुसीबत में पड़ जाएगी। फिर एक दिन आयशा के अब्बू जल्दी जल्दी घर आए, एक जोड़ा उसे दिया और कहने लगे, आयशा जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम में मेरे मालिक की शादी है। उन्होंने मुझसे खास दरख्वास्त की है कि मैं अपने घर वालों को भी इस शादी में शामिल करूं। तुम जल्दी तैयार हो जाना। अब्बू यह कहकर हवेली चले गए। न जाने क्यों आज अब्बू की आवाज लरज रही थी।
और उनके लहजे में बहुत जल्दी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हों। आयशा बेचैनी से इधर उधर टहलती उनका इंतजार करने लगी। वक्त जैसे थम सा गया था। आज वह उस हवेली में कदम रखने जा रही थी जिसके टुकड़ों पर वह आज तक पलती आ रही थी और जिसका स्वाद बचपन से लेकर आज तक उसके दिल में बसा हुआ था। फिर जैसे ही मगरिब की अजान गूंजी, दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने देखा कि अब्बू आ चुके थे। उन्होंने उसे काली चादर लपेटने का कहा और कहा कि जल्दी जल्दी चलो, तकरीब शुरू हो चुकी है। आयशा अब्बू के साथ हवेली में चली गई जहां पर वह काम करते थे। हर चीज बड़ी शान और शौकत से सजाई गई थी। हवेली का दरवाजा इतना खूबसूरत और बड़ा था, सुनहरी रंग का, जैसे बिल्कुल सोने का बनाया गया हो। शादी की तकरीब बहुत ही शानदार किस्म की थी। अब्बू ने उसे बताया कि यह एक बहुत ही अहम मौका है जहां वह न सिर्फ अनोखे लोगों से मिलेगी बल्कि एक नई दुनिया को भी देखेगी। वह जब उसे लेकर शादी वाली जगह पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरे जहान में पहुंच गए हों। जगह की शानो शौकत, रंग रोशनी और वह खुशबू जो पूरे माहौल में फैली हुई थी, सब कुछ इंसानी दुनिया से अलग महसूस हो रहा था। आयशा ने देखा कि हर तरफ बादलों जैसे सफेद पर्दे लटक रहे थे जिनमें सुनहरी और चांदी की धारियां चमक रही थीं। शादी की तकरीब में शरीक हर शख्स का लिबास ऐसा था जैसे किसी कीमती खजाने से निकालकर लाया गया हो। वहां की हर एक चीज इंसानी दुनिया से बेहद अलग, इतनी अजीब और जादुई थी कि आयशा अपनी जगह पर ठिठक कर खड़ी हो गई। वह सोचने लगी कि अब्बू ने अपनी पूरी जिंदगी इतनी खूबसूरत जगह पर गुजारी है और उसे भनक तक नहीं होने दी। जब वे शादी के मकान की तरफ बढ़ने लगे तो आयशा की नजर एक खास शख्सियत पर रुक गई जो बाकी सबसे अलग खड़ा था। उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसकी सांसों को रोक रहा था। उसका कद लंबा, जिस्म मजबूत और चेहरा गैर मामूली तौर पर खूबसूरत था। उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे वह दुनिया को अपनी मर्जी से तब्दील कर सकता हो। फिर वह शख्स आयशा की तरफ मुड़ा, लेकिन वह तो वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी और अब्बू आगे निकल चुके थे। आयशा उसकी खूबसूरती में इस कदर खो गई थी कि उसे वक्त का पता ही न चला। वह उसके पास से गुजरने लगा। आयशा अचानक हड़बड़ा गई। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर वह होश खो बैठी और वे दोनों अनजाने में एक दूसरे से टकरा गए। सब कुछ लम्हे भर में हुआ। वह शख्स जिसकी आंखों में राज थे उससे टकराकर उसे अपनी गिरफ्त में ले आया। आयशा ने जैसे ही उसका हाथ अपने जिस्म पर महसूस किया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर वह बेहोश हो गई। आयशा के होश में आने के बाद सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था। उसने अपने आप को एक शानदार कमरे में पाया जिसकी दीवारों पर नजर पड़ते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस दुनिया में मौजूद नहीं, किसी पुराने जमाने में दाखिल हो गई है। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। वहां हर चीज चमक रही थी। चमकदार कालीन, खूबसूरत फानूस और वह मंजर जो उसके सामने था वह ऐसा था जैसे वह किसी ख्वाब में हो। आयशा के जिस्म में कोई दर्द या थकावट नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी और बेयकीनी उसके अंदर सरायत कर गई थी। फिर वह शख्स जिसने उसे अपनी गिरफ्त में लिया था कमरे में आया। वह शहजादा उमर था। वह शख्स जिसका जिक्र आयशा ने कभी नहीं सुना था, मगर अब उसे वह अपनी हकीकत का हिस्सा समझ रही थी। शहजादा उमर ने उसकी तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे वह उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट नहीं थी जो आयशा ने किसी इंसान के चेहरे पर देखी हो। उसकी आंखों में एक सर्द मेहरबानी थी, जैसे वह किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तुम महफूज हो आयशा। उसकी आवाज गहरी और पुरअसरार थी, जैसे वह कोई ऐसा राज रखता हो जिसे वह उसके सामने रखने से डरता हो। तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम महफूज हो। लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो आयशा को बेचैन कर रहा था। उसकी हर बात में, उसकी हर हरकत में एक अजीब सी तसल्ली थी जो उसके अंदर मजीद सवालात को जन्म दे रही थी। कहां हूं मैं? आयशा के मुंह से बमुश्किल यह सवाल निकला। यह जगह तुम्हारी हिफाजत के लिए है। शहजादा उमर ने एक मुख्तसर जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें उस पर मरकूज थीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
एक बात तुम पर वाज़ह कर दूं, अब तुम मेरे साथ रहोगी आयशा। उसने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं और फिर दोबारा उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें जो कुछ मालूम होगा वह तुम्हें मेरी मदद से ही समझ आएगा। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह हकीकत जो उसने कभी न जानने की कोशिश की थी अब उसके सामने थी। शहजादा उमर की आवाज ने उसकी सांसों को रोक दिया था। वह न सिर्फ इतना पुरअसरार था बल्कि उसका हर लफ्ज आयशा के अंदर एक तूफान पैदा कर रहा था। मैं कहां हूं? आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी आवाज बेइख्तियार निकल पड़ी। शहजादा उमर ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आयशा की जान को जकड़ रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी पुरअसरार चमक थी जो इंसानी नहीं थी। यह मेरी दुनिया है आयशा, और तुम्हारी जिंदगी का यह नया बाब है। क्या तुम कोई और मखलूक हो? आयशा का दिल तेज धड़क रहा था और उसने बेइख्तियार सवाल किया। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट आई, मगर वह मुस्कुराहट आयशा की आंखों से छुप नहीं सकी। जवाब न सिर्फ पुरअसरार था बल्कि उसने उसके दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। तुम्हारी आंखें हकीकत देखने के लिए अभी तैयार नहीं है आयशा, लेकिन तुम जल्द ही समझ जाओगी कि यहां सब कुछ जो तुम्हें दिखाई देता है वह वही नहीं होता जो तुम समझती हो। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन्नात की दुनिया ऐसी हो सकती है? उसने सवाल किया। नहीं, आयशा ने बेइख्तियार जवाब देने की कोशिश की। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। शहजादा उमर के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने अपनी निगाहें आयशा की आंखों में गाड़ दी। कभी ना सोचना आयशा, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है अगर तुम उसकी हकीकत को समझने के लिए तैयार हो। आयशा सन्न हो गई। उसका हर लफ्ज उसके दिल में गहरी चोट कर रहा था, जैसे वह उसकी हकीकत से जुड़ा हुआ हो। हम जिन्नात हैं, हम अपनी हकीकतों को छुपाने में माहिर हैं। हमने हमेशा से इंसानों के साथ रिश्ता रखा है, मगर हमारे दरमियान एक हद रही है और उस हद को तुम्हें पार करना होगा आयशा। क्या हद, और मैं कैसे पार करूंगी उसे? आयशा का सवाल बेइख्तियार निकला। तुम्हें यह समझना होगा कि हम और तुम दोनों की दुनिया एक दूसरे से मुख्तलिफ है और उसमें तुम्हारी जिंदगी का मकसद भी छुपा हुआ है। उसने कुछ देर सोचा और फिर नर्म आवाज में कहा, तुम्हारी तकदीर तुम्हें यहां ले आई है आयशा, और तुम्हें मेरी मदद से ही हकीकत जाननी होगी। तुम क्या चाहते हो शहजादा उमर? आयशा के दिल में बहुत से सवालात थे, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ यह सवाल निकला। उसने एक गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तकदीर को समझो आयशा, और इस दुनिया में अपना नया मकाम तलाश करो। शहजादा उमर की बातों ने आयशा के दिमाग में एक तूफान बर्पा कर दिया था। उसकी आंखों में बेशुमार सवालात थे, लेकिन दिल में एक बेनाम सी ख्वाहिश भी जाग रही थी। आयशा, तुम्हारी तकदीर की यह कहानी तुम्हारे लिए एक राज होगी, लेकिन तुम्हारा पहला कदम यही होगा कि तुम इस जगह को अपने दिल दिमाग में बसाना सीखो। यह मकाम, यह दुनिया, यह तुम्हारे लिए नए रास्ते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी तकदीर का सफर अब शुरू हो चुका है। आयशा कुछ नहीं समझ पाई थी। उसकी बातें ऐसी गहरी और पुरअसरार थीं कि उसे लगने लगा जैसे वह एक भंवर में मुब्तला हो चुकी है। तुम्हारे वालिद ने हमारे खानदान की खिदमत सिर्फ आज नहीं बल्कि पूरे 20 साल से की है। वह हमारे दरबार में हमेशा वफादार रहे हैं, हर हुक्म बजा लाते, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। जब हमारे दुश्मनों ने हमारी सल्तनत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह सीना तानकर हमारे दिफा में खड़े हुए। जब हमारी नस्ल के राज्यों की हिफाजत की बात आई तो उन्होंने अपनी जान की परवाह की, बगैर हमें बचाया। अब वक्त आ गया है कि हम उनकी बेलौस खिदमत का बदला चुकाएं, मगर एक ऐसा बदला जो सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि अमल का होगा। आयशा ने उसकी बातों पर गौर किया और फिर कुछ लम्हों बाद उसकी नजरें उसके चेहरे पर जम गईं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी दुनिया को इस दुनिया की हकीकतों के मुताबिक तब्दील करना होगा आयशा। तुम्हें अपनी तकदीर को समझना होगा और मैं तुम्हें वह सब दिखाऊंगा जो तुम्हें अपनी तकदीर के करीब ले जाएगा। शहजादा उमर के साथ चलते हुए आयशा को एक अजीब सी कैफियत थी।
वह उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था और हर कदम के साथ उसे अपनी तकदीर की एक नई परत का सामना होता जा रहा था। वे एक शानदार हॉल में पहुंचे। यहाँ की रोशनी जैसे चांदनी से ज्यादा नर्म थी और हर तरफ पुरअसरार खुशबू फैली हुई थी। हॉल के वस्त में एक बड़ी संगमरमर की मेज थी जिस पर रोशन चिराग और खूबसूरत फूल रखे हुए थे। यह तुम्हारी तकदीर का मरकज है आयशा, जहां तुम्हें हर हकीकत मिलेगी, उसने मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। वे एक कमरे में पहुंचे जिसके वस्त में एक बड़े आईने के सामने वे दोनों खड़े थे। आईने में आयशा की अक्सी तस्वीर नहीं थी, बल्कि इसमें वह सारी हकीकत दिखाई दे रही थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। आयशा के हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन जैसे रुकने को थी। उसकी आंखें उस शीशे में कैद हकीकत को देख रही थी, लेकिन उसका जहन मानने के लिए तैयार न था। शीशे में नजर आने वाला मंजर किसी और दुनिया का लग रहा था, एक ऐसी दुनिया जिसकी हकीकत आयशा ने कभी ना सोची थी। वहां एक वसीया, शानदार मगर पुरअसरार हॉल था। उसके बुलंद सुतूनों पर सुनहरी और नीली रोशनी झिलमिला रही थी। हॉल में बेशुमार जिन्नात खड़े थे। उनके लिबास, उनके चेहरे, सब कुछ किसी शाही दरबार की तरह लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी, जैसे वह किसी मुकद्दस मौके का मुशाहिदा कर रहे हों। मगर आयशा की नजर फौरन एक जानिब जमी, जहां एक शानदार मगर आरामदेह बिस्तर पर एक औरत लेटी थी। वह गैर मामूली हद तक खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर उसके होठों पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। फिर आयशा ने देखा कि उसके हाथों में एक नन्हा सा बच्चा था जो अभी दुनिया में आया था। बच्चा नर्म, सुर्ख, सफेद जिस्म के साथ बेहद खूबसूरत था, मगर यह आम बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी पेशानी पर एक हल्की नीली चमक थी। आयशा ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि अगला मंजर उसकी अक्ल को झंझोड़ने के लिए काफी था। वह औरत जिसकी आंखों में आंसू और खुशी की मिलीजुली कैफियत थी, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और वह बच्चा आयशा के वालिद के हाथ में थमा दिया। आयशा के वालिद ने इंतहाई मोहब्बत और एहतराम से उसे थामा, जैसे यह उनके लिए बेहद कीमती हो। आयशा ने हैरत से देखा कि उसके वालिद की आंखों में नरमी और जज्बात की एक लहर दौड़ गई। ये बच्चा कौन है? मेरे वालिद यहां क्यों आए थे? आयशा ने तेजी से सवाल किया। शहजादा उमर हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि उसके जहन में यह सवालात उभरेंगे। अभी देखो, इस शीशे में तुम्हें सारी हकीकत एक फिल्म की तरह नजर आएगी। शीशे में मंजर बदलने लगा। आयशा ने देखा कि उसके वालिद इस बच्चे को एहतियात से अपनी बाहों में लिए हॉल से बाहर निकले। बाहर एक गहरी नीली रोशनी थी, जैसे रात के आसमान में हजारों सितारे उतर आए हों। फिर मंजर बदला। आयशा ने देखा कि उसके वालिद एक छोटे मगर आरामदेह घर में दाखिल हुए। यह आयशा का अपना घर था। आयशा ने हैरत से अपनी सांसें रोक ली। उसने देखा कि अंदर उसकी अम्मी थी, जो उस वक्त बहुत जवान लग रही थी। उनकी आंखों में मोहब्बत और हैरानी थी, जैसे वह कुछ जानती थी, मगर फिर भी उन्हें यकीन न आ रहा था। आयशा के वालिद उनके करीब आए और वह बच्चा उनकी बाहों में दिया। उसकी अम्मी ने लरजते हाथों से उसे थामा और आयशा के वालिद ने उनके कान में कुछ सरगोशी की। इसे अपने दूध से पालना, यह हमारा मुकद्दर है। इसे ऐसे संभालना जैसे तुम्हारी अपनी औलाद हो, क्योंकि यह बच्चा आम नहीं है। यह हमारी तकदीर बदल सकता है। आयशा की अम्मी का चेहरा हैरानी और जज्बात से भीग गया, मगर फिर जैसे किसी अंदरूनी यकीन ने उन्हें तसल्ली दी, उन्होंने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। आयशा की आंखें शीशे में कैद इस हकीकत को जज्ब करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका जहन बेचैन था। ये बच्चा कौन था? आयशा की आवाज सरगोशी में डूब गई। शहजादा उमर ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोले, तुम खुद नहीं समझी? आयशा के अंदर जैसे कोई बिजली गूंज गई। उसने दोबारा शीशे में झांका। उसकी अम्मी, जिसने उस बच्चे को अपना दूध पिलाया था, वह बच्चा जो उसके वालिद लेकर आए थे। यह मैं हूं। आयशा की आवाज कांप रही थी, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। शहजादा उमर ने इस बात में सर हिलाया। हां, यही सच है। तुम आम इंसान नहीं हो। तुम्हारी पैदाइश एक राज है और यह राज अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे वालिद ने जन्नात के सबसे आला खानदान की हिफाजत की,
और बदले में उन्हें वह जिम्मेदारी सौंपी गई जो कोई और नहीं उठा सकता था। तुम एक आम लड़की नहीं हो, तुम दो दुनियाओं के दरमियान पैदा होने वाली एक ऐसी हस्ती हो जिसका मुकद्दर किसी आम इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आयशा की सांसें बेतरतीब हो गईं। तो क्या मैं वह बमुश्किल बोली, मैं इंसान नहीं हूं। तुम इंसान हो और कुछ और भी। तुम्हारी असल हकीकत अभी खुली है, मगर इसके पीछे और भी राज हैं जो वक्त के साथ सामने आएंगे। आयशा के अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। वह वही लड़की थी जो हमेशा खुद को एक आम इंसान समझती रही, मगर आज उसकी पूरी हकीकत बदल चुकी थी। अगर मेरे वालिदैन शाही जन्नात थे, अगर मैं वाकई उनकी नस्ल का एक हिस्सा हूं, तो फिर मुझे किसी और के हवाले क्यों किया गया? क्यों मैं अपनी अम्मी के साथ नहीं पल सकी? शहजादा उमर की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे वह आयशा की बेचैनी को महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी एक बद्दुआ के जेरे असर थी, और यह बद्दुआ कोई आम चीज नहीं थी। जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारी अम्मी पर एक निहायत कदीम और खतरनाक जादू का असर था। यह जादू एक ऐसी ताकत थी जिसका मकसद तुम्हारी नस्ल को खत्म करना था। तुम्हारी पैदाइश से पहले ही कुछ दुश्मन जान चुके थे कि तुम कोई आम बच्चा नहीं होगी, और अगर तुम सलामत रही तो उनकी बर्बादी यकीनी है। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी अम्मी पर ऐसा सहर कर दिया कि अगर वह तुम्हें अपने दूध से पालती तो तुम जिंदा न रह पाती। तो फिर उन्होंने मुझे कैसे बचाया? शहजादा उमर ने धीरे से शीशे की तरफ इशारा किया, जहां मंजर फिर से चलने लगा। यही वजह थी कि तुम्हें आम इंसानों के दरमियान परवान चढ़ाया गया, क्योंकि अगर तुम जिन्नात की सल्तनत में रहती तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढ निकालते। वह तुम्हारे खून के प्यासे थे। तुम्हारी अम्मी चाहती थी कि तुम्हारी हिफाजत हो, और तुम्हारे वालिद ने वही किया जो जरूरी था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे वालिद ने मुझे किसी और के हवाले अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि वह मजबूर थे। उन्होंने अपनी बेटी को खुद से अलग किया, सिर्फ इसलिए कि मैं जिंदा रह सकूं। फिर मेरी अम्मी का क्या हुआ? क्या वह हमेशा के लिए मुझसे दूर रही? शहजादा उमर ने आहिस्ता से सर झुका लिया। यह बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए एक बड़ी कुर्बानी दी थी, मगर उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वह जानती थी कि एक दिन तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने आएगी, और जब वह लम्हा आएगा तुम्हें एक बड़े फैसले का सामना करना पड़ेगा। क्या मतलब? कैसा फैसला? यह फैसला तुम्हें खुद करना होगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बाकी हकीकत जाननी होगी। तुम अभी इस बात के सिर्फ आगाज पर खड़ी हो। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो मेरी असल अभी मुकम्मल जाहिर नहीं हुई, तो क्या मैं अभी और भी कुछ जानने वाली हूं? यह सारी सल्तनत तुम्हारी है आयशा। तुम कहना चाहते हो कि मैं इस तख्त की वारिस हूं? आयशा ने धीमी मगर लरजती आवाज में पूछा। शहजादा उमर के चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट उभरी। हां, तुम ही वह वारिस हो जिसके लिए बरसों से इंतजार किया जाता रहा था, लेकिन तुम्हारी पैदाइश ने एक जंग छेड़ दी थी। तख्त के दूसरे हकदार नहीं चाहते थे कि तुम जिंदा रहो, क्योंकि यह तख्त हमेशा किसी मर्द के पास रहा था। तुम्हारे पैदा होते ही पूरे जन्नात के दरबार में एक कोहराम मच गया था। लेकिन मेरे वालिद जिन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मुझे सबसे दूर क्यों रखा? उन्होंने वफादारी निभाते हुए तुम्हें दुश्मनों से छुपाया। तुम्हारी अम्मी की मौत के बाद तुम्हारा असल खानदान मुकम्मल तौर पर बिखर चुका था। सिर्फ तुम्हारे वालिद नहीं, बल्कि उनकी बीवी, जो तुम्हें अपनी गोद में लेकर अम्मी की तरह पाल रही थी, वह भी कुर्बान हो गई तुम्हें बचाने के लिए। आयशा की आंखें भर आईं। तो जिस औरत को मैं अपनी अम्मी समझती थी, उसने भी सिर्फ मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी। तो तुम कौन हो? आयशा ने सीधा शहजादा उमर की आंखों में देखते हुए सवाल किया। शहजादा उमर चंद लम्हे खामोश रहे। उनकी आंखों में वही चमक उभरी जो हमेशा आयशा को अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर देती थी। मैं वह हूं जिसे तुम्हारी हिफाजत के लिए चुना गया था, जिसे तुम्हारी कहानी का सबसे अहम किरदार बनाया गया था, मगर मेरी हकीकत भी तुमसे पोशीदा है। क्या मतलब? तुम समझती हो कि तुम्हारी कहानी बस यहीं तक है?
मगर हकीकत यह है कि तुम्हारी पैदाइश की पेशगोई सदियों पहले हो चुकी थी। तुम्हारा आना मुकद्दर था और मेरे लिए तुम्हें महफूज रखना मुकद्दर था। यह कहानी तब शुरू हुई जब तुम्हारी अम्मी, जो कि एक जिन्न शहजादी थी, एक खूनी जंग में जख्मी हो गई। उस वक्त तख्त के दुश्मनों ने यह फैसला कर लिया था कि अगर वह जिंदा रहती है तो उनके लिए खतरा बनेगी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वह हामला थी। आयशा का दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। जब तुम्हारी पैदाइश करीब आई तो तुम्हारी अम्मी को पता चला कि एक पुराना जादू जो दुश्मनों ने बरसों पहले उनके खानदान पर डाला था, मुअस्सर हो चुका है। वह तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती थी। अगर वह तुम्हें अपना दूध पिलाती तो तुम जिंदा न रहती। तुम्हारी मौत मुकद्दर थी। इसीलिए उन्होंने एक इंतहाई खुफिया कदम उठाया। उन्होंने तुम्हें इंसानों की दुनिया में भेज दिया। क्या इंसानों की दुनिया में? हाँ, तुम्हें इस दुनिया में महफूज रखने के लिए तुम्हारे वालिद ने तुम्हें एक ऐसे शख्स के सपुर्द किया जो बरसों से हमारे खानदान का वफादार था। वह एक आम इंसान था, मगर वह जानता था कि अगर तुम्हें दुश्मनों से बचाना है तो वह तुम्हें अपना नाम देगा, तुम्हें अपनी बीवी के साथ पालेगा। लेकिन अगर मैं इंसानों में रही हूं तो मैं जिन्नात की वारिस कैसे बन सकती हूं? मैं तो बस एक आम लड़की हूं। मुझे कभी कोई ताकत महसूस नहीं हुई। शहजादा उमर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ये तुम समझती हो, लेकिन हकीकत में तुम्हारे अंदर वह खून है जिसने सदियों से इस तख्त पर राज किया है। तुम्हारी ताकत तुम्हें उस वक्त मिलेगी जब वक्त सही होगा। अगर मैं इतनी खास हूं तो फिर अब तक दुश्मनों ने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? शहजादा उमर का चेहरा एकदम संजीदा हो गया, क्योंकि उन्हें कभी यह शक भी नहीं गुजरा कि तुम इंसानों के दरमियान पल रही हो। तुम्हारी अम्मी ने आखिरी लम्हे में एक ऐसा जादू कर दिया था जिसने तुम्हारी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर छुपा दिया। लेकिन अब वह जादू टूट रहा है और दुश्मन तुम्हारी खुशबू को महसूस करने लगे हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने तख्त पर बैठो और अपनी रियासत को संभालो। अब क्या होगा? अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी हकीकत को कबूल करो। तुम्हें अपनी ताकतों को बेदार करना होगा, क्योंकि जंग करीब है और इस जंग में तुम्हें या तो अपनी सल्तनत वापस लेनी होगी या मरना होगा। कुछ कनीजों ने आयशा के लिए निहायत ही कीमती जोड़े लाए और उसे सजाने लगी। जब वह तैयार हो गई तो उसे एक हॉल में लाया गया। महफिल अपने उरूज पर थी, हर तरफ रोशनी थी। आयशा को एक ऐसी जगह लाया गया था जहां उसके लिए एक नया ताज तैयार रखा था। वह ताज जो उसकी असल पहचान और उसकी जिम्मेदारी की अलामत था। शहजादा उमर उसके करीब खड़ा था। उसकी आंखों में फखर और एक अजीब सी अपनाइत थी। वह एक सरदार था, एक जंगजू, और अब वह उसका होने वाला शौहर भी था। मगर इस सब के बावजूद आयशा के दिल में किसी और के लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत थी। वह शख्स जिसने उसे पाला, जिसने उसे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत दी। जब दरबार में आयशा के पालने वाले वालिद को बुलाया गया तो वह झिझकते हुए अंदर दाखिल हुए। वह आम इंसान थे, जिन्न महल के लिए नाशना, मगर उनकी आंखों में हैरत और फख्र के मिले जुले जज्बात थे। जैसे ही वह आयशा के करीब पहुंचे, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने ताज की तरफ देखा, फिर अपने वालिद की तरफ। उसने वह ताज उठाया और हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। सब हैरान थे कि वह क्या करने वाली है। फिर आयशा ने आहिस्ता से अपने वालिद के सर पर ताज रख दिया। यह तुम्हारा हक है, उसने नम आंखों से कहा। मैं आज जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। अगर तुम मुझे अपना नाम और अपनी मोहब्बत न देते तो मैं आज यहां न खड़ी होती। आयशा के वालिद की आंखों में आंसू झिलमिला गए और हॉल तालियों से गूंज उठा। शहजादा उमर ने फख्र से सर झुकाया, जैसे उसके फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक कर रहा हो। यह लम्हा आयशा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। यही उसकी असल थी, यही उसकी पहचान थी। अब वह तख्त की वारिस थी, एक नई जिम्मेदारी के साथ। मगर वह अकेली नहीं थी, उसके वालिद उसके साथ थे। शहजादा उमर उसके साथ था और उसका कबीला भी। आयशा जानती थी कि आगे चलकर कई इम्तिहान आएंगे, मगर वह तैयार थी।